हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 11 देखते हैं। हमारे चैप्टर 11 में क्या है। तो चैप्टर 11 में है बल तथा दाब। फ्रेंड्स, आप कक्षा 7वीं के चैप्टर्स में सीख चुके हो कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है। बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने सीखा है लास्ट चैप्टर में, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसा कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है ना, और कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल लेती है। तो यह सभी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा आपने कब गति की दिशा कैसे बदल सकती है, ये देखा है आपने। तो चलिए हम अपने डेली लाइफ के कुछ अनुभव को याद करते हैं। जैसे कि आपने कभी फुटबॉल खेला है, तो किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं, या एक गोलकीपर जो है वो गेंद को किस प्रकार से रोकता है, या एक फील्डर क्रिकेट में एक फील्डर जो है वो जो बल्लेबाज है, बैट्समैन है, उसके द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। या हॉकी के खिलाड़ी एक हॉकी के प्रहार से जो गतिशील गेंद है जो उसकी दिशा में आ रही है, उसकी दिशा कैसे बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी स्थितियों में गेंद की स्थिति को तेज या धीमा कर दिया जाता है, या उसकी गति की दिशा बदल दी जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम हमेशा ये कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या फिर उसको प्रहार करते हैं, तो उस पर एक बल लगाया जाता है। तो बल क्या है, तो जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड्स, 11.1 है बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। तो उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना या खींचना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमको डेली लाइफ में देखने के लिए मिलती है ना। तो इनमें से जो प्रत्येक कार्य है प्रायः वस्तुओं की गति किस प्रकार परिवर्तन में लाने का प्रयास करता है ना। किसी प्रकार से किसी वजन को उठाना, खोलना, बंद करना, ये क्या है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करना है ना। तो क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक या कुछ ऐसा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेज़ पर रखी पुस्तक को धक्का देके उसमें गति उत्पन्न करना, उसको गतिशील बनाना, या फिर दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लगाना, या किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। या फिर एक सामान्य सा उदाहरण ले लो कि लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना या किसी मेज़ की दराज को खोलना। तो ये सब जो काम है उसको या तो हम धक्का देकर, खींचकर, उठाकर, या किसी न किसी प्रकार से बल लगाकर करते हैं, है ना। तो क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से जो हर काम है, प्रत्येक कार्य जो है वो अभिकर्षण खींचना, या अपकर्षण धक्का देना, या फिर दोनों रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम उसको दोनों रूप में बोल सकते हैं, या तो खींचना या धक्का देना, या फिर दोनों, है ना। तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अपकर्षित करना, या खींचना अभिकर्षित करना पड़ता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर लगने वाले बल धक्का अभिकर्षण, किसी चीज़ को धकेलना, उसी को अभिकर्षण बोला जाता है। ठीक है। या खिंचाव, किसी चीज़ को खींचना, उसको अपकर्षण बोला जाता है। ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। ओके। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको बल का यूज़ करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स यही बल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले बल मतलब धक्के को अभिकर्षण या खिंचाव को अपकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तुओं पर बल कब लगता है, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स आपने 7th में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है मतलब अभिकर्षण है, या किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो यह खिंचाव है या अभिकर्षण है या धक्का है ना। मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण हमने चुंबक के वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो यहाँ भी वही यूज़ हो रहा है, अभिकर्षण और अपकर्षण, ठीक है। तो फ्रेंड्स वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 11.2 बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी है जो एक कार खड़ी हुई है, उसके पीछे खड़ा है, तो क्या उसकी स्थिति में मतलब आदमी अगर उसके पीछे सिर्फ खड़ा रहे तो क्या कार गति कर सकती है? तो मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना शुरू करता है, ठीक है। तो इस प्रकार बल लगाता है और क्या करेगा, तो मतलब कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना शुरू कर देगी। मतलब आदमी अगर उसको पीछे से धकेल रहा है तो कार जो है आगे बढ़ेगी, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा, ठीक है। जब तक वो धक्का लगाते रहेगा तब तक कार आगे बढ़ेगी, ओके। फ्रेंड्स आपने दो पहलवानों को लड़ते हुए देखा है, जब वो अपने पंजे से पंजा मिलाकर एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करते हैं, है ना, एक दूसरे को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब या फिर मान लो कोई लड़की जैसे गोल गोल घूमते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, है ना। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं कि कोई आदमी किसी बैल को खींच रहा है रस्सी से, है ना। तो यहाँ पर ये मतलब किसी पहलवान का अपने पंजों से मतलब किसी को दूसरे पहलवान को धक्का देना, है ना, या किसी लड़की का दो लड़कियों का हाथ पकड़ के घूमना, या बैल का किसी आदमी द्वारा रस्सी से खींचना। तो ये हमें क्या बताता है कि इसमें हमको पता चलता है कि ये जो कार को आदमी ने धकेला, जो पहलवान है, जो लड़कियां घूम रही हैं और जो आदमी बैल को खींच रहा है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, इससे हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे के विपरीत क्रिया, एक दूसरे की विपरीत या फिर एक दूसरे के तरफ होने वाली क्रिया, इसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, ओके। जैसे कि मैंने बताया, कार को आदमी धकेलेगा, जब तक उसको हाथ से टच नहीं करेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, तब तक कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, ओके। तो यही क्या कहलाती है, अन्योन्य क्रिया, ठीक है। कार और उस आदमी के बीच में एक अन्योन्य क्रिया हो रही है, ओके। तो चलिए 11.3 बलों की खोजबीन। चलिए अब हम बलों के बारे में कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भारी वस्तु जैसे कि मेज़ या संदूक ले लीजिए, जिसे आप ज़ोर से धकेलने पर ही गति में ला सकेंगे, ठीक है। मतलब आपको किसी संदूक को धक्का लगाना है, तो इसे धकेलने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र को कहिए कि इस बक्से को उसी दिशा में धकेले और आपकी सहायता करें। मतलब आप दोनों को उस संदूक को एक ही तरफ से धक्का देना है, ठीक है। तो क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, जब आप दोनों उस संदूक को धक्का लगाते हो तो उसमें ज़्यादा बल लगता है ना। तो अब उसी संदूक को फिर से धकेलिए, लेकिन इसको इस बार अपने मित्र से कहिए कि वो उसके विपरीत दिशा में धकेले। मतलब एक साइड से आपको धकेलना है और दूसरी साइड से आपका मित्र धकेलेगा, ठीक है। तो क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसका गति की दिशा को बताइए, मतलब नोट कीजिए आप। क्या आप दोनों एक दूसरे के तरफ, मतलब दोनों तरफ से उस संदूक को धकेलेंगे तो क्या वो गति करेंगी संदूक? तो फ्रेंड्स,
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? या फिर आप बता सकोगे कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा बल लगा रहा है? या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में 2 टीम होते हैं जो रस्सी को अलग अलग दिशा में खींचते हैं और दोनों टीमों के जो सदस्य होते हैं वो रस्सी को अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता, या जो टोली जो टीम जो है अधिक जोर लगाती है या अधिक जोर से खींचती है तो अंत में वही जीत जाते हैं, मतलब उसकी तरह रस्सी खींच जाती है। तो ये उदाहरण बल के बारे में क्या बताते हैं? तो ये उदाहरण बताते हैं कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपने संदूक को धक्का लगाया, तो जब आप दोनों मित्र अगर संदूक को एक ही दिशा में धकेलते हैं तो आसानी से उसको धक्का लगा पाते हैं, है ना। किसी भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेलना और किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगाने वाला बल कुल या नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे कि रस्साकशी में आपने देखा है कि दोनों टीम कैसे रस्सी को अपनी ओर खींचती है, तो दोनों टीम अपनी तरफ रस्सी को खींचा जिससे उसका कुल बल मतलब नेट बल क्या हुआ, तो उसके अंतर के बराबर हो गया। ओके, दोनों ओर से भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेलना, जैसे कि आप दोनों ने एक संदूक को विपरीत दिशा से धकेला तब क्या हुआ। तो फ्रेंड्स तो मतलब रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीम जो है रस्से को बराबर बल लगाती हैं या खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता और जो संदूक है वो भी आगे नहीं खिसक पाता, है ना। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है और बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है, ठीक है। मतलब बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा के बारे में भी बताना जरूरी है ना, जिसमें बल कार्य करता है। तो याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा का परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। ओके, और यदि किसी वस्तु के विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हों तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं या वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे 11.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए आप देखते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप एक रबड़ की गेंद लीजिए और इसे किसी ऐसे समतल सतह या मेज पर या किसी फर्श पर, जहाँ पर मतलब जो सीमेंट की फर्श होती है वहाँ पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? जब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने में रखिए, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करेगी हथेली को हटा लीजिए। तो क्या आपकी हथेली पर कोई बल लगती है? मतलब जब बॉल आया, गेंद आई आपके हाथ पर और क्या है, गेंद गतिशील है ना, स्पीड में आ रही है और आप अपना हाथ हटा लेते हैं तो क्या होगा? तो आपकी हथेली पर कोई बल लगेगा और गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी ओर मतलब अपनी हथेली से रोक लेते हो तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से मतलब और किसी कंडीशन पर भी सोच सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेनाल्टी किक लेते समय कोई खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है और किक लगाने से पहले गेंद स्थिर होती है, मतलब विरामावस्था में होती है और इसकी चाल क्या थी? तब उसकी चाल 0 थी और लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। तो मान लीजिए गोल मतलब जो गोलकीपर है गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है और उछलता है और मतलब इस क्रिया के द्वारा जो गोलकीपर है गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयास करता है और उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या मतलब उसको या गोल होने नहीं देता, है ना, और गोल होने से बचा सकता है।
और यदि जो गोलकीपर है गेंद को रोकने में मतलब सफल नहीं होता तो उसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, सॉरी सफल हो जाता है। मतलब अगर बॉल को रोक लेता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, गेंद की चाल शून्य हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बताते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है, ठीक है। तो यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है, ठीक है। आपने किसी यहाँ पर देख लेते हैं, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगने पर वह गतिशील हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि गोलकीपर किस प्रकार से गेंद को रोक लेता है, इसी प्रकार टायर को तेज़ गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना। फ्रेंड्स आपने किस बच्चों को देखा होगा टायर चलाते हुए, है ना, जो रबर के टायर हैं उसको चलाते हैं, तो ऐसा करने पर वो क्या करते हैं, टायर तेज़ी से चले इसके लिए उसको लगातार धक्का लगाना पड़ता है ना। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल हुआ, ओके। और अगर उस टायर पर बल लगाते जाएं तो क्या होगा, टायर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक गेंद लेते हैं और इसमें मतलब किसी समतल सतह पर रखते हैं, ओके, और गेंद को धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब गेंद जो है आगे बढ़ना शुरू करती है तो इसके रास्ते में एक स्केल रख देते हैं, ओके। तो ऐसा करने से जो गतिशील गेंद है वो उस पर एक बल लगाएंगे, तो जब ये स्केल से टकराएगी उसके बाद उसकी दिशा मतलब उसी दिशा में गति करती रहती है, सीधी दिशा में, और जब वो गेंद से टकराएगी तो क्या होगा, तो उसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। और वो एक कोण बनाते हुए मतलब दूसरी दिशा में चलने लगेगी, ठीक है। चलिए अब और कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी मतलब जीतने के लिए गतिशील गेंद को धक्का देकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी वो ज़ोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा देते हैं, है ना। और इसी तरह से क्रिकेट में जो बल्लेबाज हैं वो बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। तो क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो क्या आपने इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखे हैं? तो फ्रेंड्स किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे इतने सारे एग्जाम्पल बताए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है ना। और यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। जैसे कि कोई हॉकी खेल रहे हैं तो तेज़ी से अगर बॉल आती है और हॉकी के स्टिक से टकराती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और अगर जो बॉल है वो अगर तीव्र गति से आती है और हल्के से भी स्टिक से टच होती है तो वो बहुत तीव्रता से दूसरी दिशा में गति करने लगती है, ठीक है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मतलब जैसे गोलकीपर बॉल को रोक रहे हैं, है ना, और रोकने में अगर सफल हो गया तो बॉल की दिशा क्या होगी, उसकी चाल क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। और किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति अवस्था में परिवर्तन। मतलब जब बॉल की चाल में परिवर्तन होगा, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होगा या दोनों होगा, तो इसका अर्थ क्या है कि गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और फ्रेंड्स बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति में मतलब उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम एक भारी संदूक को अपने से मतलब
मतलब आप इतनी बड़ी संदूक है कि आप कितना भी बल लगाओ उसको वहाँ से टच से मस नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करोगे तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, चाहे आप कितना भी बल लगाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11.5 बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब हम किसी चीज़ की आकृति को बल लगाकर परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, तो फ्रेंड्स एक प्लेट में गुथा हुआ आटा, इसको हाथ से नीचे की ओर दबाने पर उसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी गद्दी पर बैठकर, मतलब आप साइकिल के गद्दी में जो स्प्रिंग लगी होती है ना सीट पर उसके, तो आप उस पर सीट पर अगर बैठोगे तो जो स्प्रिंग है वो क्या होता है, फैल जाता है ना। और इसी प्रकार मान लो एक हुक है जो दीवार में लगी कील से लटका हुआ है ना, रबड़ का छल्ला लटका हुआ है, तो उस पर हम कोई वजन लटकाकर उसको उसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। मतलब रबड़ से किसी वजन को लटकाएंगे तो रबड़ क्या होगा, तनेगा या फैलेगा, है ना। इसी प्रकार 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक का पैमाना स्केल के बीचों बीच भार रखकर, मतलब मान लो हम 2 ईंट लेते हैं, उसके बीच में एक स्केल रख देते हैं और इस स्केल के ऊपर कोई वजन वाली चीज़ रखेंगे, तो वो स्केल क्या होगा, वो भी अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेगा, है ना। तो फ्रेंड्स जब हम अपनी मतलब हाथ के बीच में जो फूले हुए गुब्बारा, मान लो हम गुब्बारा लेते हैं ना और अपने हाथ से उस गुब्बारे को दबाते हैं तो क्या होगा, और जब गूँथे हुए आटे की लोई को बल लगाकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर जब आप मेज़ पर रखी हुई किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है ना। जैसा कि ये हेडिंग में लिखा है कि आकृति में परिवर्तन कर सकता है बल। तो ये सब मतलब ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं उससे हमको ये समझ में आया कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है और वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। क्या, बल ये सब काम कर सकता है, ठीक है। और इनमें से कुछ या सभी प्रभावों को भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखिए कि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब एक साथ कितने भी काम हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रभाव बिना बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति में नहीं आ सकती, अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती और अपनी आकृति में भी परिवर्तन नहीं ला सकती, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11.6 संपर्क बल। फ्रेंड्स संपर्क बल के अंदर है पेशीय बल, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं, फिर इसके अंदर में संपर्क बल को जानेंगे। फ्रेंड्स क्या आप मेज़ पर रखी किसी पुस्तक को बिना छुए धकेल कर उठा सकते हैं या बिना पकड़े पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं। या किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। मतलब संपर्क मतलब कांटेक्ट। तो संपर्क या तो किसी छड़ी से, रस्सी से हो सकता है। तो हम किसी वस्तु जैसे कि मतलब कोई वजन है, कोई झोला है समझो, कोई थैला है, उसको उठाते हैं या उसको धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो बल कहाँ से आता है। तो ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है, ठीक है। और हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स पेशीय बल ही हमें सभी काम को करने के लिए मतलब ज़रूरी है, मतलब हमारे मसल्स में एनर्जी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स शरीर की गति मतलब जैसे कि शरीर का हाथ पैर का मुड़ना भी इसमें शामिल है। जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा कि पाचन क्रियाओं में भोजन का आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है और इस प्रक्रिया को पेशीय बल कहते हैं। क्या इस पेशीय बल कह सकते हैं इसको। तो आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं और बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियाँ कहाँ स्थित हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर है ना।
हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के और कुछ उदाहरण आप बता सकते हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो पशु हैं वो भी अपने शारीरिक मतलब कोई भी काम करने के लिए वो भी अपने पेशी बल का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि बैल है, घोड़े, गधे और ऊँट जैसे जो पशु हैं वो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, हमारे लिए उपयोग में आते हैं। तो इन काम को करने के लिए वे भी अपने पेशी बल का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब पेशी बल क्या कहलाया? संपर्क बल। क्यों? क्योंकि हम बिना किसी चीज़ को छुए या उसको उठाए, उसको अपने संपर्क में लाए बिना उसकी गति में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं घर्षण। तो फ्रेंड्स, आप कभी फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा है? जब वो आगे बढ़ना शुरू करती है तब तो थोड़ी तेज़ गति में होती है, फिर धीरे धीरे वो धीमी हो जाती है ना, और आखिरी में रुक जाती हैं। या साइकिल चलाते समय जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और लास्ट में रुक जाती है। या फिर किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय देर बाद रुक जाती है। इसी प्रकार कोई नाव है तो उसको अगर खेना बंद कर दे तो वो भी कुछ दूर चलकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इस प्रकार आपके मतलब आप और भी अपने अनुभव इसमें जोड़ सकते हो, है ना। डेली लाइफ में बहुत सारे जो काम होते हैं उसको आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इसकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्यों होता है परिवर्तन? तो क्या इन पर भी कोई बल लग रहा होता है? तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? तो फ्रेंड्स, इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति को अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है, ठीक है। मतलब जितने भी वस्तुओं की गति में परिवर्तन हुआ उसका कारण क्या है? तो घर्षण बल उसका कारण है, ठीक है। फर्श पर मतलब और गेंद के बीच की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी और नाव के सतहों के बीच घर्षण, है ना, खेना बंद कर देने पर नाव को रोक देता है। ओके, तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। मतलब यहाँ पर जैसे लिखा है, इसकी दिशा सदैव गति के दिशा के विपरीत होती है। ओके, घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसलिए यह भी एक संपर्क बल है, मतलब दो सतहों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम घर्षण बल के बारे में चैप्टर 12 में और अच्छे से जानेंगे। फ्रेंड्स, क्या ये जरूरी है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो? तो चलिए और पता करते हैं कि और कौन से बल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 11.7 असंपर्क बल, ठीक है। और इसके अंदर है चुंबकीय बल। पहला है चुंबकीय बल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, छड़ चुंबकों का मतलब जो हमने चुंबक वाले पार्ट में पढ़ा था, है ना। तो मान लीजिए आप एक छड़ चुंबक लेते हैं, दो छड़ चुंबक लीजिए और वो जो चुंबक है उनको तीन मतलब पेंसिल के ऊपर रख दीजिए, है ना। अब चुंबक को मतलब मान लो चुंबक के एक सिरे को दूसरे चुंबक के पास लाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें, मतलब छुएं नहीं, ठीक है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को जो पेंसिल रखा गया है उस चुंबक के उसी सिरे के पास में लाइए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप दो छड़ चुंबक लीजिए और एक छड़ चुंबक को तीन पेंसिल के ऊपर रखिए और फिर एक जो दूसरा छड़ चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के तरफ हो, तो मान लो आप छड़ चुंबक जो पेंसिल के ऊपर रखी है उसका दक्षिणी ध्रुव और दूसरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब उसके पास लाओगे तो क्या होगा? तो उसके बीच
मतलब वो जो चुंबक है, दूसरा चुंबक है, वो गति करने लगता है जो पेंसिल के ऊपर रखा है। तो क्या ये सदैव मतलब हमेशा जो पास में लाने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? तो फ्रेंड्स अब आप ऐसे करके देखिए कि जो चुंबक है जो पेंसिल के ऊपर रखी है उसका दक्षिणी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, तब आप उसके पास में लेके आइए, तब देख क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आपको पता है ना, जैसे कि दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, मतलब दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को की तरफ आकर्षित होगा। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है, मतलब कांटेक्ट में लाना पड़ता है चुंबक को। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क के लाए ही बल लगा सकते हैं, ठीक है। और चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है, ठीक है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में लाए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर भी लगाया गया बल भी असंपर्क बल होगा, ओके। एक और बल है स्थिर वैद्युत बल। अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए, ओके। अब धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज या किसी किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके जो स्वतंत्र सिरे हैं, है ना, सिरे को कागज़ की एक शीट से रगड़िए। अब स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के पास में लाइए। तो मतलब अब आप ये कोशिश कीजिए कि दोनों टुकड़े जो हैं एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, अब लटके हुए स्ट्रॉ के मतलब जो स्वतंत्र सिरे हैं उसको कागज़ की शीट से फिर से रगड़िए और फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के पास लाइए। अब आप क्या देखते हैं, तो फ्रेंड्स कागज़ की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है, मतलब उसमें स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर आप नाम जान लीजिए। तो ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है ना। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है। तो वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल काम करता है ना। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है, ठीक है। फ्रेंड्स आप चैप्टर 15 में विद्युत आवेशों के बारे में मतलब विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज़ की शीट से रगड़ा जाए तो वह उसे प्रतिकर्षित करता है, ओके। तो ये हुआ स्थिर वैद्युत बल। अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाता है तो धरती की ओर क्यों गिरता है, या पेड़ से मतलब अलग होने के बाद पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स न्यूटन के बारे में तो आप सभी जानते हो, है ना। तो जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है ना, और जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है। तो इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ, है ना। तो क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? ये कौन सा बल है? तो वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन? पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। और यह एक आकर्षण बल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है और गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय और बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है, ठीक है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। या तो गुरुत्व बल नहीं होता तो क्या नल से पानी नीचे बहता? पता नहीं वो कहाँ बहता, ऊपर जाता, इधर उधर बह जाता है ना।
तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में मतलब विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अब बल के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ले ली, अब हम दाब के बारे में जानेंगे। ठीक है, 11.8 दाब। तो फ्रेंड्स आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को उड़ा ले जाते हैं, है ना। तो आपने यह भी सीखा है कि पवन या चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब और बल में कोई संबंध है? तो चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए, तो क्या आप सफल हो पाते हैं? आप कील के नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयास कीजिए, तो आपको मतलब इस बार आप क्या करते हैं, या फिर किसी ब्लंट चाकू से सब्जी को काटने की कोशिश कीजिए, तो किस में आसानी होती है? या चाकू मतलब धार वाली चाकू है उससे सब्जी काटते हो तो कौन से चाकू से आसानी से कटेगी? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया कि कील के नुकीले सिरे पर और तो वो कार्य को आसान बनाने में किस तरह से भूमिका निभाती है? मान लो आप उसके कील के चौड़े सिरे को ठोकोगे तभी तो वो किसी वस्तु पर गड़ पाएगी ना, कील लग पाएगी। या नुकीले सिरे को ठोकोगे नीचे करके और उसका जो आधार वाला सिरा है उसको उल्टा करके ठोकोगे तो वो लग पाएगी क्या? लकड़ी पे नहीं लग पाएगी ना। या आप ब्लंट चाकू से सब्जी काटोगे तो उससे हमको कोशिश करने में आसानी नहीं होगी, जबकि तेज़ धार वाली चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ? तो फ्रेंड्स, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको और समझते हैं। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर वह लगता है। ठीक है, तो इसका मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको। आपने कुली को देखा होगा, है ना। जो कुली होते हैं वो सिर पर एक गोल कपड़ा लपेटे हुए होते हैं, जहाँ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गोल कपड़ा लपेटे हुए रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? तो वो मतलब जो गोल कपड़ा है वो उससे अपने शरीर के बोझ के संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इससे शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और बोझ को आसानी से उठा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सूत्र हमने बताया, व्यंजक जो बताया, उसमें क्षेत्रफल हर में है ना, नीचे है। तो इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे कि कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए काफ़ी नहीं होगा, है ना, काफ़ी दाब उत्पन्न कर देता है। जब हम नुकीले सिरे को नीचे रख के ठोकते हैं तब पर्याप्त दाब उत्पन्न होता है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़े पट्टे क्यों लगाए जाते हैं? तो इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने के लिए या सुराख करने के लिए औजारों के किनारे पर हमेशा नुकीला क्यों रखा जाता है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा दाब के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं? क्या यह भी उसी क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? तो चलिए देखते हैं। 11.9 द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। मैंने डायग्राम बनाया है इसके लिए, डायग्राम से समझने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, हम एक पारदर्शी कांच की नली लेते हैं, है ना, और इस पाइप में मतलब इस नली में इसके मतलब एक सिरे पर रबर की सीट बांध देते हैं। ठीक है, या फिर इसके जगह गुब्बारा भी बांध सकते हैं और इसमें अब पानी डालने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे तो ये जो रबड़ की सीट है इसको अच्छे से तान कर बांधेंगे। ठीक है, और पाइप को सीधी रखेंगे और इसको बीच से पकड़ लेंगे और एक तरफ से मतलब ऊपर से इसमें पानी डालेंगे
तो हम देखते हैं कि सीट जो है वो बाहर की ओर फूलने लगती है और पानी में पाइप के जो ऊंचाई है इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब पानी को मतलब कुछ पानी को हम उड़ेल देते हैं, मतलब इसमें जितने पानी भर रहे हैं उसको हमने देखा कि ये जो गुब्बारा है वो फूल गया, तो अब इसमें से कुछ पानी को हम नीचे उड़ेल देते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रबड़ की शीट है इसके मतलब फुलाव है ये कम हो गया है ना। तो फ्रेंड्स ये क्या दर्शाता है, तो किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। मतलब हम जितना इसमें पानी डालते जाएंगे तो इस रबड़ की शीट पर उसका दाब बढ़ता जाएगा और ये फूलता जाएगा। ठीक है, और अगर पानी का दाब कम होगा तो वो कम फूलेगा। ओके, चलिए और उदाहरण देखते हैं। तो मान लो एक हम प्लास्टिक की एक बोतल लेते हैं, ठीक है, और इसको मतलब यहाँ पर से कांच की पाइप जोड़ देते हैं और इस पाइप से गुब्बारा जोड़ते हैं, अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देते हैं, फिर ऊपर से इसमें पानी भरते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है और इस दाब के कारण ये जो गुब्बारा है वो फूलने लगता है। ठीक है, और इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बॉटल लिया और इसमें एक जगह पर 3-4 छेद कर दिए और इसमें ऊपर से पानी डालें, तब क्या होता है, तो द्रव बर्तन के दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो छेद है उसमें से समान मात्रा में जल निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब मतलब इन सब एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि द्रव जो है मतलब हम ये जो पीछे में हमने देखा वो प्रूफ होता है इससे कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या गैस भी दाब डालते हैं? क्या उसको भी जिस बर्तन में रखी जाएगी उसकी दीवारों पर वो दाब डालेगी? तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक गुब्बारा लीजिए और इसको फुलाइए, है ना। तो जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो हमको मुंह बंद करना पड़ता है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा, तो उसकी हवा निकल जाएगी, है ना। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा गुब्बारा है जिसमें छेद हो गई है, तो क्या आप इसे फुला सकते हैं? यदि नहीं फुला सकते तो क्यों? तो क्या हम कह सकते हैं कि वायु भी प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? तो फ्रेंड्स गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है, जैसे कि गुब्बारे को फुलाने पर। तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए कि साइकिल की ट्यूब अगर पंचर हो जाए तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है, तो इसी तरह से वायु मतलब किसी फुलाए गए गुब्बारे और साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है 11.10 वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्या है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है ना, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ओके, तो इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो वायुमंडल हमारे सिर के ऊपर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, ये हमारे शरीर पर एक दाब डालती है और इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ है, तो इस बेलन में वायु का भार वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मतलब कांच की एक बेलन है और इसके ऊपर जो वायु लग रही है वो इकाई क्षेत्रफल के वायुमंडल का भार वायुमंडल के बराबर है, ये प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, तो चलिए इसके परिमाण के बारे में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
एक शकर या चूषक बोलते हैं जिसको, एक अच्छी रबड़ की चूषक लीजिए, ठीक है। अब इस रबड़ के इसे मतलब ये जो रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, इसके ऊपर में एक लगा हुआ है ना, तो इसको किसी समतल या चिकने सतह पर ज़ोर से दबाइए, तो क्या यह सतह से चिपक जाता है, और इसको खींचकर उसको उठाने का प्रयास कीजिए, तो क्या आप सफल हो पाते हो। तो फ्रेंड्स, जब ये चूषक है उसको हम दबाते हैं तो कप का पृष्ठ जो है मतलब कप जो है सतह के बीच की अधिकांश वायु को बाहर निकाल देती है ना, और चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह सतह के साथ चिपक जाता है, और चूषक को सतह से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर जो वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो सके, उस पर पार पा सके, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से हमने ये जाना कि आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा, है ना। मतलब वायुमंडलीय दाब इतना कैसे होता है, अगर हम वायु चूषक के द्वारा हम किसी सतह की वायु निकाल लें तो उसको ऊपर खींचा नहीं जा सकता, या तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि यदि चूषक सतह के बीच में से सारी वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मतलब मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। ओके, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सिर के क्षेत्रफल मान लीजिए 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर है, तो आपके सिर के ऊपर का वायु कितना भार वहन कर रहा है। तो एक 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के मतलब स्तंभ में वायु का भार लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो इस भार के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते। हमारे सिर के ऊपर 225 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब पिंड के भार के बराबर भार लग रहा है, तो हम पिचक क्यों नहीं जाते। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और एक यहाँ पर छोटी सी कहानी है। तो फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में जर्मनी में एक वैज्ञानिक जिसका नाम था ऑटो वान गेरिक, तो इन्होंने बर्तन से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया, ठीक है। और इस पंप की सहायता से उन्होंने वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले मतलब जैसे गेंद होता है, तो उसी तरह धातु के 2 अर्धगोले लिए, जिसमें से दोनों का एक का व्यास था 51 सेंटीमीटर, और इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। अब जो प्रत्येक गोले हैं उस पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए, और वायु का दाब मतलब दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए, ठीक है। दोनों तरफ से 8 घोड़े उस गोले को खींच रहे हैं, फिर भी वो जो गोले हैं वो अलग नहीं हो पाए, मतलब इतना अधिक था वायु का दाब, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं, तो ड्रॉपर की वायु जो है बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है ना, और बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी भरने का कारण क्या है, तो आप बताइएगा। ए है पानी का दाब, बी है पृथ्वी का गुरुत्व, सी है रबड़ के बल्ब की आकृति, और डी है वायुमंडलीय दाब। आपको बताना है किस कारण से जो ड्रॉपर है उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है कि मान लो हम रस निकालने के लिए नींबू को 2 टुकड़ों को उंगलियों के बीच में दबाते हैं, तो इसमें कौन सा बल लगता है, ठीक है। और उसी प्रकार से दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट का बाहर निकालना, इस पर कौन सा बल लगा, ये बताइएगा। और बस इतना ही क्वेश्चन है आज। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।